राजनीति में जाने का ऐसे कोई हमारा विचार नहीं था। तो संजोग ऐसा रहा, मैं रहा आ गया। तो मजरे जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना, उस समय बिजली नहीं थी, तो मैंने विधायक निधि से 16 गांवों का विद्युतीकरण कराया। अच्छा। क्या जल जीवन मिशन भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यूपीए की सरकार थी, उसके एक रेल राज्य मंत्री थे अधीर रंजन चौधरी, जो बाद में उनके नेता विरोधी दल बने। उन्होंने आकर के यहाँ शिलान्यास किया था कि बड़ी लाइन बनी। 7 जुलाई को 2014 को मेरा पहला क्वेश्चन रेल पर ही लगा। और पहला ही क्वेश्चन मेरा ही था पूरे लोकसभा में। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के लिए कोई रेल योजना स्वीकृत नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ये शिलान्यास हमारे यहाँ हुआ है, तो बोले वो चुनावी शिलान्यास था। तो सर, जब पहली बार आपको ये दिया गया कि आप गृह राज्य मंत्री बन रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही सबसे पहले? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है के रूप में भी। जो जिम्मेदारियां हैं वो भी मैं ठीक ढंग से करूं, सांसद के रूप में, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी मैं खरा उतरूं। अच्छा सर, क्योंकि जो आपको पद मिला गृह राज्य मंत्री का, ये बहुत ही संवेदनशील पद होता है। उन निर्णयों को लेते समय आप क्या सोचते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ काम करने का अवसर मिला। तो आप कैसे देखते हैं इससे, कैसे डील करते हैं जो विरोधी है? कई बार सार्थक विरोध होता है, सकारात्मक विरोध होता है जी। 4 लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सोच क्या रहता जी। झूठे जब शोर मचाते हैं जी, सच्चे चुप हो जाते हैं। जब सच्चे चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, उसको क्या मालूम सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। आप की नजरों में ज्यादा खतरनाक कौन है? जो आसपास के जो भीतर घात है वो ज्यादा खतरनाक है, या जो बाहरी विरोध है? एक फिल्म में वो गाना था, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। तो और आपके शौक क्या रहे? पढ़ने का शौक है जी। संगीत सुनने का शौक है, फिल्में देखने का बहुत शौक है। अच्छा। तो सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही? मुझे जो पहले वाली गोलमाल थी, अच्छा, एक चुपके चुपके थी। हाँ। अभी मैंने पुष्पा 2 देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। नहीं, वो डायलॉग मैं पहले से बोलता हूँ। अच्छा। वो मेरे ऊपर पहले से ही सार्थक है। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप तक? मेरे माता पिता ही मेरे शुरुआत में प्रेरणा स्रोत रहे। पर तो आते होंगे किसी अन्य पार्टियों से भी? नहीं, हमारे पास नहीं आते, हमारे पास ऑफर लाने वाला भी करेगा। तो लॉर्ड शो में आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे, भारत की राजनीति में न केवल जगह बनाई बल्कि 2 बार संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व भी किया, भारत के शीर्ष नेतृत्व में अपनी एक पहचान बनाई। आज हमारे साथ में हैं खीरी से पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, आपकी यात्रा के बारे में ही सबसे पहले बात करेंगे कि वो कैसे स्टार्ट हुई, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ? देखिए, मैं जो है मूल रूप से कानपुर का निवासी हूँ जी। और मेरी शिक्षा दीक्षा सारी कानपुर में ही हुई जी। और वहाँ के एक जिम्मेदार परिवार से हमारा संबंध है। हमारे दादाजी लखीमपुर में आए थे जी 1920 के आसपास। अच्छा। तब से यहाँ पर भी हमारा परिवार रहने लगा और वहाँ पर भी अभी हमारा जी खेती जमीन मकान वहाँ पर भी है। और उस दृष्टि से शिक्षा के बाद मैं यहाँ आया, और क्योंकि हमारे यहाँ पहले से व्यापार था और खेती किसानी का भी काम होता था, तो वो सारी चीजों को देखने के साथ साथ समाज में, भाई हम लोगों के परिवार में कोई राजनीति में नहीं थे। अच्छा। लेकिन ये था कि सामाजिक सरोकार रहते थे, और उस दृष्टि से समाज में काम करते करते काफी देर में मैं राजनीति में आया। और राजनीति में जाने का ऐसे कोई हमारा विचार नहीं था। तो संजोग ऐसा रहा, मैं रहा आ गया। अच्छे विद्यार्थी के रूप में मेरी पहचान थी, अच्छा खिलाड़ी था मैं यूनिवर्सिटी का, और अपने प्रदेश में भी कई इवेंट्स में हमने भाग लिया। किस खेल में सर? वॉलीबॉल में और स्विमिंग और क्रिकेट। ओके। तीनों खेल में। पावर लिफ्टिंग में मैंने स्टेट तक किया है। जी। बहुत सारे लोग आपका ये पहलू नहीं जानते हैं कि आप हमारे बारे में बहुत सारी बातें बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे विषय में जानकारियां बहुत सीमित है लोगों। जी जी जी। क्योंकि हमने भी बहुत सारा रिसर्च किया, तो बहुत सारी चीजें लोगों को आपके बारे में पता नहीं कि जो आप जिस तरीके से आए, गृह राज्य मंत्री तक का जो है आपने सफर तय किया,
लेकिन बहुत सारे लोग आपके उन पहलुओं से अनभिज्ञ हैं या जानते नहीं है जो वास्तव में आपके साथ में चलते, जैसे आपने अभी खिलाड़ी वाली बात बताई। इसके साथ में सर हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने लगभग 2 बार टिहरी लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया, तो आपकी सबसे जो मजबूत स्तंभ या जो मजबूत चीज रही वो क्या रही 2 बार? देखिए, राजनीति में आना मेरा एक संयोग था। मैं राजनीतिक रूप से अभी भी अपने को बहुत राजनीतिक कुशलता हो मुझ में या राजनीति में बहुत अच्छी जानकारी हो, वैसा मैं नहीं हूँ। मैं संजोग से आया और भाई दबे एक चुनाव मैंने जिला सहकारी बैंक का लड़ा जी, तो वहां पर मैं निर्विरोध संचालक, निर्विरोध उपाध्यक्ष बना। जी, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो भारी मतों से जिला पंचायत का सदस्य बना जी, 2012 में विधायक बना जी, और 2012 में विधायक बनने के बाद 14 और 19 में सांसद बना। फिर मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के विश्वास के कारण उन्होंने मुझे अवसर दिया गृह राज्य मंत्री के रूप। तो उस दृष्टि से जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके आया था, राजनीतिक क्षेत्र एक अलग विषय है, इसमें मैं बाद में आया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करता था। उस दृष्टि से मुझे ये लगता था कि लखीमपुर जनपद काफी मामलों में बहुत पीछे है। ये जनपद बहुत अच्छा है, कृषि के लिए बहुत बढ़िया और बड़ी उर्वरक जमीन है, ऊपर पानी है, 40 फीट पे पानी उपलब्ध है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और समृद्ध है। उस दृष्टि से इस जिले में बहुत जो जागरूकता संबंधी काम करने थे उन सब कामों को हमने किया। कुछ खेल के इवेंट्स भी हमने, कुश्ती प्रतियोगिता भी यहाँ प्रारंभ कराई, ताइक्वांडो की प्रतियोगिता भी हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। वैसी दृष्टि से ये सामाजिक काम भी जो सड़क का है, बिजली का है, ऐसे विषयों को भी उठाया। और जब मैं राजनीति में आया, मैं एक संकल्प लेकर के आया। जब मैं राजनीति में आया उस समय हमारे जनपद में जिले के आधे से ज्यादा गांव और मजरों में बिजली नहीं, अच्छा, सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, अस्पतालों की कमी थी। उस दृष्टि से मैंने इन सारी चीजों को अपना लक्ष्य बनाया जी। और आज मैं बहुत फख्र से कह सकता हूं कि हमारे जिले के जो 4000 से ज्यादा गांव और मजरे, जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना, उस समय बिजली नहीं थी, तो मैंने विधायक निधि से 16 गांवों का विद्युतीकरण कराया। अच्छा, 16 गांवों का विद्युतीकरण विधायक निधि से कराया। लेकिन जब मैं लोकसभा में गया और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने जी, तो अपने जिले में प्राथमिकता के आधार पर मैंने विद्युतीकरण कराया और आज लखीमपुर जिले का कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर बिजली न पहुंच गई। ऐसे भी गांव हैं, जैसे थारू क्षेत्र में जंगल में थे कई गांव, वहां पर हमने सोलर सिस्टम के द्वारा उनको प्रकाश उपलब्ध कराने का, एनर्जी उपलब्ध कराने का काम किया है। आज हमारे जिले की लगभग सारी सड़कें बन चुकी हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो जब मैं मंत्री बना तो उस समय लगभग 1000 बेड हमारे पूरे जिले के जो CHC, PSC और जिला अस्पताल मिला करके थे, टोटल बेड 1000 के लगभग जी। आज उनकी संख्या 2000 के लगभग। 1000 बेड की वृद्धि हुई, मेडिकल कॉलेज बना, नया ट्रामा सेंटर बना, 200 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें पूरा एयर कंडीशन है। हर CHC, हर PSC में हमने बेड बढ़वाए। ऐसे चिकित्सीय सुविधाओं को भी बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। तीसरी बात थी पीने का पानी। ये मैंने कई बार विधानसभा में भी उठाया, लोकसभा में, कि हमारे जिले में आर्सेनिक है और पानी, पीने के पानी की समस्या है। उस दृष्टि से हमारे जिले में हम लोगों ने पानी की टंकियों के द्वारा लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, उस पर काम प्रारंभ किया। जल जीवन मिशन भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसका लाभ लेते हुए आज हमारे जिले के सभी गांवों के लिए पेयजल की स्वीकृति हो चुकी है। कई गांवों में बन के तैयार है, कहीं पर निर्माणाधीन है और कहीं पर स्वीकृति मिल चुकी है, बनने का काम होना। लेकिन कोई भी गांव ऐसा शेष नहीं बचा है, सारी सड़कें बन गई। दूसरी बात थी, मैं बहुत सुनता था रेल के बारे में लोग बात करते थे। तो मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा उससे ठीक पहले जो यूपीए की सरकार थी, उसके एक रेल राज्य मंत्री थे अधीर रंजन चौधरी, जो बाद में उनके नेता विरोधी दल बने। उन्होंने आकर के यहाँ शिलान्यास किया था कि बड़ी लाइन बनेगी। भाई द वे, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी था, तो मैंने पहला जो क्वेश्चन किया, मेरा सौभाग्य था कि 7 जुलाई को जो पहले ही सत्र चल रहा था, तो उसमें 7 जुलाई को 2014 को मेरा पहला क्वेश्चन रेल पर ही लगा। अच्छा, और पहला ही क्वेश्चन मेरा ही था। पूरे लोकसभा में 20 क्वेश्चन चुने जाते हैं जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं,
पहला क्वेश्चन, उसमें ही मैंने ये सवाल पूछा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शिलान्यास हुआ है, जी तो वो कब तक बनेगी। तो जो रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, जो इस समय LG है जम्मू कश्मीर, जी उन्होंने वो जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के लिए कोई रेल योजना स्वीकृत नहीं है। अच्छा तो मैंने कहा ये शिलान्यास हमारे यहाँ हुआ है, तो बोले वो चुनावी शिलान्यास था। तो मेरी प्राथमिकता उस समय थी, तो मैंने फिर उस पर काम किया, और आज मैं ये कह सकता हूं कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मैंने जो प्रयास किए थे उसमें बड़ी रेल लाइन भी बन गई। हमारी 3 रेलवे स्टेशनों का, लखीमपुर, गोला और मैलानी का सौंदर्यीकरण कराने का काम मैंने किया। अनेक रेल सुधार भी हुए और पूरी जो लाइन है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराया गया। जी ये रेल के क्षेत्र में काम हुए, सड़क के क्षेत्र में काम हुए, बिजली है, पानी है, और उसके साथ साथ जो हमारी प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत अंत्योदय का है, जी कि जो ऐसे पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी कि ऐसे सभी लोग जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, गैस के सिलेंडर मिले, हमारे उनके घरों में शौचालय है। उस दृष्टि से बड़े पैमाने पर लखीमपुर जनपद में काम हुआ, और हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिला करके 1.5 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ। हमारे यहाँ 6 लाख से ज्यादा शौचालय बने, और आज लखीमपुर जनपद के 90% से ज्यादा परिवारों के पास अपना LPG कनेक्शन है। जी उस दृष्टि से लोगों की जो प्रारंभिक जरूरतें थी उनको पूरा करने का बड़े पैमाने पर काम हुआ। बाकी जो सरकार की योजनाएं थी वो सब योजनाओं का बढ़ चढ़ करके लखीमपुर को लाभ मिला। जी उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो मैंने अपने सोचे थे, जो हमारे विषय थे, उन विषयों को मैंने उचित मंचों पर उठाया भी, लोकसभा हो या विधानसभा हो, जहां पर रखने का विषय है वहां पर रखा, और जिन लोगों के सामने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या संबंधित मंत्रियों के सामने रखे, उनके अच्छे परिणाम मिले। तो अभी आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भी रह गए हैं? नहीं, देखिए, ये तो पॉलिटिक्स जो है, ये तो एक सस्टेनेबल सिस्टम है, सतत विकासी प्रक्रिया है। ये काम कभी खत्म नहीं होता, जर्नी है, यात्रा ये है। जर्नी है जी ये सस्टेनेबल है। तो इसको आज आप एक काम करेंगे तो दूसरे की डिमांड होगी, दूसरा खत्म करेंगे तो तीसरे की डिमांड होगी। जी ये सतत प्रक्रिया है। मनुष्य का विकास जैसे सतत विकास से क्रम होता है, वैसे मनुष्य की जरूरतें भी सतत बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और जब सतत बढ़ेंगी तो उसकी आवश्यकताएं भी होंगी, तो जो लोग आएंगे वो उसको अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। हाँ, तो सर जब पहली बार आपको ये दिया गया कि आप गृह राज्य मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से निकले जिसमें आप पहले एक व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही सबसे पहले? हम राजनीति में नहीं थे, हाँ। लेकिन हमारा परिवार बहुत पहले से सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। अच्छा। उस कारण राजनीतिक और सामाजिक समझ तो थी ही। जी। भले मतलब मैं कहूँ बहुत अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जानते तो थे ही। उस दृष्टि से जब गृह राज्य मंत्री बनाया गया मुझे, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, तो ज्यादा और समय होगा, तो हमको अपने क्षेत्र का समय, सरकार के लिए समय, लोकसभा और अपने राज्यसभा में समय, उस समय का समायोजन मैं कैसे करूं, ये मेरे पहले दिमाग में आया। और मैंने अपने समायोजन को इस तरह से किया कि मेरा कोई भी काम बाधित ना हो। मंत्री के रूप में भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी मैं ठीक ढंग से करूं, सांसद के रूप में, और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी मैं खरा उतरूं। हर ऐसी जगह पर जहां पर मेरा उपस्थित होना आवश्यक है, वहां पर मैं उपस्थित रहे। ये मेरा पहला भाव मेरे मंत्री बनते ही आया। अच्छा सर, क्योंकि जो आपको पद मिला गृह राज्य मंत्री का, ये बहुत ही संवेदनशील पद होता है। इसमें कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अच्छी भी हो बुरी भी। तो उन निर्णयों को लेते समय आप क्या सोचते हैं? देखिए, कैसे लिए गए? मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है जी कि मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। ये वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसा भी निर्णय लेना हो, कितना भी कठिन और संवेदनशील निर्णय लेना हो, उसके लिए उनके पास इतनी असीम क्षमता और योग्यता है। ऐसे नेतृत्व के साथ मैं काम कर रहा था। वो मेरे बॉस थे, मेरे सीनियर थे, तो इसलिए किसी तरह की ऐसी कोई कठिनाई को हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। इतने बड़े नेताओं के होने के साथ
वो दुनिया की, मैं समझता हूँ जहां तक मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ऐसी कठिन चुनौती नहीं है जिससे श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी जिसका समाधान जानते ना हो और कर ना सके। इसलिए मुझे बहुत सुविधा रही काम करने। जी, तो इनका मार्गदर्शन बराबर आपको मिलता रहा? जी बिल्कुल मिलता रहा है और अभी भी मिलता है। अभी भी मिलता है। अच्छा, जो यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पे अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो उनको सुधार करने के लिए कौन सी पॉलिसी पे काम हुआ? मेरे ख्याल में यूपी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और जो ऐसे विषय हैं उन पर काफी संवेदनशीलता से काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा वैचारिक राजनीतिक दल है जो विचारों पर आधारित है और उसकी अपनी विचारधारा और लक्ष्य पहले से तय है। हमारी कोई भी सरकार हो, प्रदेश की या केंद्र की और किसी भी प्रदेश की, सारी सरकारें उसी विचारधारा के अनुसार अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करती है। तो उस दृष्टि से सारी सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं। यूपी की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, एक नेता का जो जीवन होता है जमीनी स्तर से शुरू हुआ होता है, आपका भी, उसके बाद में आपको ऐसा कब लगा कि अब आप राजनेता बन गए हैं? लोगों की, देखिए हमारा जो, क्योंकि आज भी आपके पास में बहुत सारे लोग आते हैं अपनी पीड़ा लेके। हमारे पास तो आते थे पहले से ही जी, लोग, हमारे पास समस्याएं कभी कम नहीं होती थी। हाँ। हम जब राजनीति में नहीं थे अच्छा, तब भी सैकड़ों लोग रोज आते थे हमारे पास अपनी समस्याएं लेके, क्योंकि हमारे पिताजी के पास पहले आते थे, फिर हमारे पास आने लगे, तो वो हमारे लिए कुछ नया अनुभव नहीं था। हाँ। दूसरा ये था कि हम राजनेता तो अभी भी अपने को नहीं समझते हैं। मैं एक अलग तरह का जीवन शैली का व्यक्ति हूँ। राजनेताओं का तो जीवन बड़ा अलग टाइप का होता है, मेरा बड़ा अनुशासित जीवन है जी। मैं समयबद्ध तरीके से सारे कामों को करता हूँ और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को भी समयबद्ध तरीके से ही पूरा करता हूँ। अच्छा, और हमारे जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा बदलाव राजनीति में आने के बाद भी नहीं हुआ। शुरुआत से वही जर्नी शुरुआत से मैं बहुत अनुशासित व्यक्ति के रूप में मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया, चाहे मैं छोटा बच्चा था जी, उस समय से लेकर आज तक जो मेरा जीवन रहा है वो तो अनुशासित रहा है और मैं अपने तरीके से काम करता रहा। मुझे कभी कोई कठिनाई भी नहीं महसूस हुई और कभी भी ऐसा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ बहुत विशेष बन गया, क्योंकि मैं शुरू से ही जिस वातावरण में रहा था वो वातावरण आम लोगों से अधिक विशिष्ट तो था ही। मैं मतलब इसको संकोच के साथ स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा कहीं इसमें घमंड नहीं है, लेकिन विनम्र भाव से मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, ये जीवन तो हमारा पहले से ही काफी वेल फर्निश्ड था, बहुत व्यवस्थित था। और अगर मैं कहूँ कि सामाजिक, आर्थिक या ऐसी सामाजिक कोई चुनौती का मैंने सामना किया तो ऐसी कोई चुनौती मेरे सामने कभी रही नहीं। बचपन से लेकर अभी तक सामान्य जीवन रहा, तो इसलिए सारी चीजों को मैं बहुत आसानी से अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते। सर, अगर राजनीति में बात करें तो राजनीति में विरोध चरम पे होता है कि विरोधियों से भी होता है, तो आप कैसे देखते हैं इससे, कैसे डील करते हैं जो विरोधी है? देखिए, विरोधी कई बार ऐसा ना, विरोध कई बार सार्थक विरोध होता है, सकारात्मक विरोध होता है जी। तो उस विरोध में मैं विरोधी लोगों से भी बात करता हूँ, उनके सवालों का भी जवाब देता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि विरोध खामखा का होता है, बिल्कुल, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। आजकल वो बहुत प्रचलन हो गया है जी। तो उसमें मैं 4 लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सोच क्या रहता है जी। झूठे जब शोर मचाते हैं जी, सच्चे चुप हो जाते हैं। जब सच्चे चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, उसको क्या मालूम सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। तो ये आपकी जो मेन लाइन है ये चलती रहती तो है। मैं अपने इसी दृष्टि से काम करता हूँ। जहां पर सकारात्मक विरोध होता है उसका मैं निश्चित रूप से सम्मान करता हूँ जी। उनके साथ अपने विचारों को भी बांटता हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ और अगर उनका कोई अच्छा सुझाव है जी तो उसको स्वीकार करके अपनी अगर कोई गलती है उसको भी स्वीकार करता हूँ और मैं आगे बढ़ने का प्रयास। लेकिन कोई खामखा का विरोध करता है तो मैंने जैसे कहा बिल्कुल कि अपना किरदार बचाते हैं, तो वो अपना कहने का उनका काम होता है, करते हैं, हम अपना काम। सर, आप की नजरों में ज्यादा खतरनाक कौन है? जो आसपास के जो भीतरघात है वो ज्यादा खतरनाक है या जो बाहरी विरोध है? देखिए, ऐसा है ना कि
ये सामाजिक क्षेत्र है और इसमें हम लोग जानते हैं, जी। आपने भी सुना होगा बचपन से कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको नीचे गिराने की कोशिश लोग करते हैं। बिल्कुल। जैसे एक फिल्म में वो गाना था, अच्छों को बुरा साबित करना हाँ, दुनिया की पुरानी आदत है। है। बिल्कुल। ये होती है कोशिश, बिल्कुल। ये कोई नया नहीं है, ये मनुष्य में प्राकृतिक रूप से होता है। जी। और इसी से बचने को लोग कहते हैं भाई, अध्यात्म को जो कहते हैं कि आध्यात्मिक होना, हाँ। तो अध्यात्म में क्या होता है? अध्यात्म में यही गुण होते हैं कि ईर्ष्या द्वेष से दूर रहो, बिल्कुल। बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे का नुकसान मत करो। अध्यात्म और धर्म दोनों अलग अलग विषय है, जी। उस पर फिर विस्तार होगा तो हाँ। काफी लंबी बात हो जाएगी। जी। तो उस दृष्टि से मैं ये देखता हूं कि अच्छे जो लोग होते हैं, या आप अच्छा काम कर रहे हैं, या सकारात्मक काम कर रहे हैं, या आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपको प्रशंसा मिल रही, सफलता मिल रही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जी। जो ये प्रयास करते हैं कि इसको, सफल आदमी को किस तरह से रोका जाए। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ते। वो आदमी खत्म होता तो दूसरे आदमी के पीछे लग जाते, हाँ। फिर तीसरे आदमी के पीछे लग जाते। जी। लेकिन मैं कभी भी विरोधियों को इस दृष्टि से नहीं देखता, और ना मैं कभी बहुत गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी रहा हूँ। मुझे चुनौतियों से लड़ने में मजा आता है। अच्छा। मेरे सामने अगर कोई चुनौती नहीं होती है तो मुझे लगता है जीवन बड़ा नीरस, जीवन बड़ा नीरस हो गया है, जीवन में कुछ रस नहीं रहा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सामने रोज एक नई चुनौती खड़ी हो, नई चुनौती खड़ी हो। हर रहे गुजर पर समा जलाना है अपना काम, हर रहे गुजर पर समा जलाना है अपना काम, तेवर है क्या हवा की ये मैं देखता नहीं। इसलिए मुझे विरोधियों की कोई चिंता नहीं है, मैं विरोधियों को उनके हाल पर छोड़ता हूं। जो कोई सामने आता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं उस तरह से उसका निस्तारण, लेकिन बिना चुनौती के जीवन बेकार है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर, सामाजिक जीवन के दिन अगर हम बात करें तो और आपके शौक क्या रहे? जैसे पढ़ने का, मेरा पढ़ने का शौक है जी, संगीत सुनने का शौक है, फिल्में देखने का बहुत शौक है। अच्छा। फिल्में मैं लगभग रोज ही देखता हूँ। अच्छा। बच्चे घंटे घंटे अब तो हाँ। देखने का अवसर हो गया, लेकिन जब मैं घंटे घंटे नहीं टाकीज में देखना था तो अभी कोई फिल्म मुझसे छूटती नहीं थी। अच्छा। अभी भी मेरा प्रयास होता है कि सारी फिल्में मैं देखूं। अच्छा। और बाकी जो है पढ़ने लिखने का शौक है, संगीत सुनने का शौक है, यही मेरे मुख्य शौक है जी। तो सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रही? देखिए, मुझे सबसे जो, अगर मैं कॉमेडी पिक्चरों को ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। तो मुझे जो पहले वाली गोलमाल थी, अच्छा, अमोल पालेकर की, हाँ, वो एक बहुत अच्छी पिक्चर फिल्म लगी। एक चुपके चुपके थी, हाँ, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की। अच्छा। वो बहुत अच्छी हमको फिल्म लगी जी। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सीरियस मूवी थी जो आप लोगों ने शायद देखी हो या नहीं देखी हो, जाने भी दो यारो। अच्छा। एक नसीरुद्दीन शाह की थी, वो बड़ी अच्छी, मतलब इस टाइप की मूवी थी जो सोशल भी थी और उसके कलात्मक अगर मूवी कहें तो वो भी थी। तो ऐसी फिल्में मुझे अच्छी लगी। या मदर इंडिया जैसी पिक्चर थी, पाकीजा अच्छी लगी, मुगले आजम अच्छी लगी, शोले अच्छी लगी। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, अभी भी जो बहुत सारी फिल्में मैं देख रहा हूँ। अभी मैंने पुष्पा 2 देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। मेरी बहुत फेवरेट मूवी, बहुत अच्छी लगी, मैं एक बार फिर देखूंगा, ऐसा मेरा मन है। पुष्पा का डायलॉग आपको अच्छा लगा? नहीं, वो डायलॉग मैं पहले से बोलता हूँ जी। अच्छा। वो मेरे ऊपर पहले से ही सार्थक है। हाँ। कोई समस्या नहीं है। कौन सा डायलॉग है सर? अरे वही जो है, उसको बार बार क्यों मुझसे कहलवाएंगे? एक बार आपके नहीं, अब वो मैं बोलूंगा नहीं, वो उन्हीं को बोलने दो। हाँ। लेकिन मेरे पूरे जीवन को अगर आप देखेंगे, हाँ, तो आपको लगेगा कि वो डायलॉग बिल्कुल सही है। सही तो आपको लगेगा। अच्छा सर, क्योंकि मूवी की बात है, सॉन्ग भी आपको अच्छे लगते हैं, कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा फेवरेट है? हमको जो है मुकुल फूल के गाने भी अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार जी के भी। अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे गाने उन लोगों ने कहे हैं, वो ऐसे बहुत सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं आप तक की, जो अगर बात करें? देखिए, अब मैं पहले की बात को जो है, वो शुरुआत में जैसे विद्यार्थी जीवन में रहा, उस समय तो मुझे कुछ ऐसा नहीं है, कोई प्रेरणा स्रोत के रूप में ऐसा कुछ लगा नहीं, ना मैंने किसी से बहुत विशेष प्रेरणा ली जी। अपने आप ही जो कुछ करता रहा वो करता रहा। बचपन में मुझे जो है मेरे माता पिता से बहुत, उनसे जानकारियां मिलती थी, उनके द्वारा बहुत सारे मेरे सुझाव होते थे, बहुत सारी चीजों को वो मुझे समझाते थे। उनके कारण
मुझे किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई। मेरे माता पिता ही मेरे शुरुआत में प्रेरणा स्रोत रहे। और राजनीतिक रूप से अगर हम कहें, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे हीरो के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ये मुझे लगता है कि ये दोनों मेरे लिए आइडियोलॉजी के हिसाब से भी और मेरे जो आदर्श होने चाहिए उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मुझे आदर्श राजनीतिक व्यक्ति लगते हैं, जिनमें वो सक्षमता और योग्यता है जो न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अपने विरोधियों को भी सही टाइम पर ठीक जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति लोगों के लिए की जाती है, तो लोगों को कैसे फायदा हो उसके लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक बात आए कि ये तुमको करना है तो तुम्हारे मन में दो सवाल होने चाहिए। पहला सवाल, इसमें देश का क्या फायदा है? दूसरा सवाल, अगर लगे कि देश का कोई विशेष फायदा नहीं है, फिर दूसरा सवाल होना चाहिए देश के लोगों का कुछ फायदा है। अगर ये दो हाँ में आते हैं तो आपको वो काम करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इनके लिए कोई फायदा नहीं है तो फिर वो काम छोड़ देना। पर्सनल लगा है किसी तो वो गृह मंत्री जी ने भी इस तरह से बहुत जगहों पर मेरा मार्गदर्शन किया है जी। और प्रधानमंत्री जी तो इस समय राजनीतिक क्षेत्र में तो मेरे आदर्श वही हैं। और वैसे मैं जो मेरा पूरा जीवन है उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा। अच्छा सर, अभी तक की जैसे आपने जब गृह राज्य मंत्री आप हैं, एक काम कोई ऐसा जरूर होगा जो आप आज भी सोचते होंगे, दिल को खुशी होती होगी? देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको करने से मुझे खुशी होती है। और राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति से पहले भी मैंने लोगों के लिए इतने काम किए हैं और इतनी खुशी होती थी। उसका प्रमाण है कि मैं राजनीति में नहीं था तो भी मेरे चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी। बिल्कुल। राजनीति में आया तब भी चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि राजनीति में चुनाव हारने के बाद बहुत सारे सवाल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उठने लगते हैं। मुझे चुनाव हारे हुए 1 साल हो गया, लेकिन आज भी मुझे जो सुनने को मिलता है, मैं बहुत गर्व से नहीं कह रहा, विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि लोग ये कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम पिछले 10 सालों में हुआ। लोग कहते हैं कि लखीमपुर जनपद 10 साल में बदल गया। ये चीजें मुझे संतुष्टि देती है। इससे बहुत संतोष होता है कि आज भी कोई आलोचना करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहता है। और कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि लोग पश्चाताप कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हो। तो ये जो ये है, ये इससे बड़ा कोई प्राइज नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई प्रमाण भी नहीं हो सकता। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए, हर एक चीज का एक समय होता है और मैं इतने लंबे समय तक राजनीति में रहा और राजनीति के क्षेत्र में जो मुझे जिम्मेदारियां मिली, जैसा मुझे अवसर मिला, मैंने लोगों के लिए काम किया और उसका मुझे संतोष है कि लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसको प्रमाण दिया, सर्टिफिकेशन उन्होंने किया। तो उस दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे साथ हैं। इससे बड़ा और क्या प्रतिफल हो सकता है? ना कोई इससे बड़ा अवार्ड हो सकता, ना कोई इससे बड़ा। एक राजनेता के लिए लोग हैं अगर उसके साथ में, तो सबसे बड़ा प्रतिफल है। सर, जैसे अगर गंभीर सवाल की बात करें तो पिछला चुनाव जो रहा उसमें आपको हार का सामना करना था, तो उस हार को आपने कैसे देखा? और हार जीत जो है ये जनता के हाथ में होता है जी। जनता ने जो वोट किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके साथ ही मैंने जैसे ही चुनाव परिणाम आया था तो मैंने लोगों को संबोधित भी किया था जी। मैंने कहा था कि मुझे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। और अवध क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो जीतने के बाद भी मुझसे कम वोट पाए हैं। मुझे मतलब अगर पूरे प्रदेश में हम देखें तो काफी अच्छे वोट मुझे मिले हैं। 5 लाख से ज्यादा वोट मुझे मिला था। मैंने संबोधित करते हुए लोगों को कहा था कि देखिए, 5 लाख से वो लोग जो ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट किया है, उनकी जिम्मेदारी अगले 5 वर्ष तक मेरी है। और उसके लिए ही मैं अपना संसदीय कार्यालय भी चला रहा हूँ, लगातार मैं जाता भी हूँ और लोगों को मैंने कहा भी है कि आपको जो भी लोग हैं जो नए चुने गए वो भी काम करेंगे, वो भी अच्छा काम करके आपके लिए जो भी सुविधाएं हैं जुटाएंगे। लेकिन आपने मुझे भी वोट दिया है, तो उस दृष्टि से 5 साल तक तो मैं यही सोच कर तो आया था बिल्कुल कि भाई मैं 24 से 29 तक काम करूंगा। तो मैं 29 तक तो काम करूंगा ही उन लोगों के बीच में, और उनकी जो भी मदद हो सकेगी जिस परिस्थिति में मैं हूँ वैसे करूँ। और आप आज भी, क्योंकि रूलिंग पार्टी में आप हैं बीजेपी में,
हमारे ख्याल से आप ज्यादा काम करवा लेते होंगे। देखिए, हम रूलिंग पार्टी में हैं, वो एक हमारा तब ये प्लस पॉइंट है जी। एक सकारात्मकता है, उसकी बात तो ठीक है कि लेकिन मैं कभी भी इस चीज को बहुत बड़ी बाधा नहीं मानता हूँ। मैं 2012 में विधायक था जी। तो सरकार तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हाँ। लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कहता था कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार, हाँ। निघासन में सरकार हमारी ही चलेगी और चलती थी जी। तब आप बीजेपी से ही? तब भी मैं हमेशा बीजेपी में ही रहा, मैं किसी दूसरी पार्टी में कभी नहीं रहा। मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि जो कुर्सी के लालच में या किसी अन्य चीज के लिए कभी अपनी विचारधारा, क्योंकि हम लोग विचारधारा से जुड़ के आए। अगर कुर्सी से जुड़ के आए तो पार्टी आदमी बदलता रहता है कि भाई अब आज इस पार्टी में कुर्सी नहीं मिल रही, दूसरे में मिल जाएगी, तीसरे। लेकिन हम लोग विचारधारा और लक्ष्यों से जुड़ करके पार्टी में जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं। तो उस दृष्टि से मैं शुरू से ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा रहा और उसी विचारों के अनुरूप मैं चाहता हूं कि समाज में परिवर्तन हो, लोगों को उनके अधिकार मिले, लोगों का जीवन अच्छा हो। उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और हमारे देश का सम्मान पूरी दुनिया में हो, ऐसे हम सबके प्रयास है। ऑफर तो आते होंगे किसी अन्य पार्टियों से भी? नहीं, हमारे पास नहीं आते, हमारे पास ऑफर लाने वाला भी डरेगा ना। पूरा देखिए ऐसा ना, ऑफर तो उनके पास आते हैं ना जिनके कुछ बदलने की संभावना होती होगी। हमारे बारे में तो लोग जानते हैं और ये संभव है भी नहीं। हमारे पास कोई आज तक कोई ना ऑफर आया है और ना आने की संभावना है, ना किसी के ऑफर लेके आने की हिम्मत है। अब आपने क्लियर कर दिया तो और जो नहीं आएंगे वो। देखिए, आप लोग पूरा मेरे विषय में जानते नहीं, लेकिन वो सब जो लोग थोड़ा राजनीति में समाज में रहे, वो मेरे विषय में काफी रिसर्च कर चुके हैं जी। अभी भी मेरे जीवन के विषय में 10-20% ही लोगों को जानकारी है, बहुत जानकारियां नहीं है बात। तो सर, एक जो सवाल माइंड में आता है कि भीतरघात को आप मानते हैं कि भीतरघात हुआ आपके साथ? नहीं, मैं ये देखिए नहीं मानता हूँ। जो चुनाव लड़ता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हर जो उसका विरोधी है उससे निपटे, वो चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो। वो तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, जो विरोधी है उससे लड़े, चाहे वो भीतर हो या बाहर हो। उससे क्या मतलब? विरोधी ये कहने का मतलब कि इनके कारण हार गया, मेरा देखिए एक स्पष्ट मानना है कि किसी भी असफलता का कारण अपने अंदर ढूंढना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी असफलता का कारण दूसरे में ढूंढता है वो कभी सफल नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी असफलता अपने अंदर ढूंढोगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल, निश्चित रूप से। अच्छा, जनता अगर दोबारा मौका देती है आपको? देखिए, ये सब भविष्य की बातें हैं। मैं भी देखो बहुत मूडी स्वभाव का आदमी हूँ। राजा जैसा मेरा स्वभाव है। मैं कब कहाँ रहूंगा वो मेरा विषय नहीं। मेरा विषय कि 29 तक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनकी देखभाल मुझे करनी। उनकी देखभाल 29 के बाद क्या होगा ये भविष्य की बात। तो सर, भविष्य ईश्वर के हाथ में, अपने हाथ में तो 1 मिनट भी नहीं है। सही है। और अगर सर बात करें कि जनता कैसे याद करे अजय मित्र टेनी? जनता तो याद करती हमको। देखिए, शुरू से मैं याद कर रहा हूँ, राजनीति नहीं, मैं शुरू से ही बचपन से, जब मैं 5 साल का था तब भी लोग मुझे प्यार करते थे। 5 वर्ष का था तब भी लोग हमको बहुत प्यार करते थे। और जब मैं जीवन में, मैं यही कह रहा हूँ कि लोग इतने पद तक पहुंचते थे, बहुत संघर्ष करके आते हैं। मैंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है। मुझे सब चीजें खूब अच्छी मिली हैं, लोगों का खूब प्यार मिला, खूब हमारे पास जीवन जीने की सुविधाएं थी, अच्छा जीवन था, अच्छा घर था, अच्छी सारी जो लोगों के सपने होते हैं वो सारे मेरे बचपन से हमारे साथ। जब से मेरा जन्म हुआ मुझे कभी कोई कठिनाई ऐसी हुई नहीं। तो प्यार भी लोगों का मुझे बहुत मिलता था जी, और अभी भी है। चाहे जहां खड़े हो जाएं वहीं पर लोग मिलते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब आपको के ऊपर कोई दोष नहीं लगाते हैं, आप भले चुनाव हार गए जीत गए, ये विषय अलग है, जनता के हाथ में, लेकिन लोग आपको ये अगर नहीं कहते हैं कि हाँ इनको बनाया था कुछ नहीं किए जी, अगर ये कहते हैं हाँ भाई बने थे, चलो उन्होंने जो भी किया जो उनके हाथ में था किया। हमारे विरोधी भी, हम लोग उनको आलोचना करने का अधिकार है, आलोचना करने का मनसा भी होता होगा विरोधी पार्टी, वो भी करते हैं, लेकिन इतनी कटु आलोचना नहीं आई। उसके लिए भी मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, वो लोग भी मुझे प्यार करते। बहुत आपको प्यार जो है मिला, इसके लिए मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, माता पिता का अपने आशीर्वाद मानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन मतलब मैंने तो कभी कुछ ऐसी कठिनाई हुई नहीं, सब कुछ मुझे मिला, सब कुछ ईश्वर ने दिया। चलिए सर, और जो बीच का समय रहा
एक जो अंतिम सवाल है हमारा, उसमें बहुत सारी न्यूज़ेस आई और एक बुरा पड़ाव भी आप कह सकते हैं शायद रहा होगा जीवन का, उसको आप कैसे देखते देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि जब चुनौती नहीं होती तो मुझे जिंदगी में मजा नहीं आता। हैं? मुझे हर चुनौती में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक नया अवसर दिखता है। मुझे लगता है कि हर चुनौती आनी ही चाहिए। मैं तो चाहता हूं और इससे बड़ी बड़ी आऊं। मुझे मजा नहीं आएगा, नहीं तो मैं जब मेरे सामने कोई चुनौती नहीं होती है, 2-4 घंटे भी अगर ऐसे होते हैं तो मुझे लगता है यार जीवन में कुछ है नहीं। मैं चाहता हूं हमेशा संघर्ष ही करता रहूं, सामने चुनौती रहे। मुझे मजा आता है क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतूंगा तो मैं ही। बिल्कुल, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जीतूंगा मैं ही, हर लड़ाई जीत के हर लड़ाई जीतूंगा। ये कॉन्फिडेंस पता नहीं बचपन से आ गया है और डर है नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि चुनौतियां रोज आवे और रोज मैं उनसे लड़ूं, रोज उनसे जीतूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।